नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। आपको बता दें, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बीच संभावना जताई जा रही है कि 27 फरवरी को शीतकालीन यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीतकालीन यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा पहुंच सकते हैं। साथ ही हर्षिल या फिर बंगोरी में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2024 के दिसंबर महीने से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ी राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के पास फॉरेस्ट की लैंड पर अपने नाम का पौधा लगाएंगे। साथ ही जियो टैगिंग के जरिए इस पौधे पर नजर भी रखी जाएगी। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर इसकी शुरुआत की है। बुधवार को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के नजदीक मौजूद वन विभाग की जमीन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण कर खेल वन की स्थापना की। इस मौके पर उनके साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा और विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेल जिनकी थीम थी ग्रीन गेम्स और पूरे जीवन भर हमारे जो मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उनके नाम का एक एक यहाँ पर एक एक पेड़ एक एक पौधा लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आज पर्यावरण संरक्षण है, इकोलॉजी और इकोनॉमी में हम हमेशा संतुलन की बात करते हैं और ये धरती पूरे विश्व को पर्यावरण का संदेश देती है। तो 1600 मेडल विजेता खिलाड़ियों के नाम पर एक एक पौधा यहाँ पर रोपित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यहाँ के वायु को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ के परिवेश को हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उसमें इन खिलाड़ियों ने पदक जीता और उनके नाम का एक पेड़ वो कभी भी आकर अपने पूरे जीवन भर और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बता पाएंगे कि उनके नाम का एक एक पौधा यहाँ लगा हुआ है। यही खेल वन के रूप में हमारा सर मेंटेनेंस को लेकर के बड़ा ये स्कूल जो कर रहा है ताकि जिंदा रहे पेड़, तो उसको लेकर के क्या कुछ है सर? बहुत अच्छा है। देखिए, सरकार की अपनी एक सीमाएं होती हैं। सरकार प्रेरणा दे सकती है, आगे बढ़ सकती है। समाज का जब सहयोग होता है तो निश्चित रूप से वो जो हमारा इस बार का थीम है। उत्तराखंड में हर वर्ष बढ़ती वनों में आग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये मॉडल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पिछले वर्ष हुई वन अग्नि की घटनाएं हुई, उसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें सभी जिलों के अधिकारी जुड़े हैं। आपको बताते चले, वन अग्नि की घटनाओं पर किस तरीके से नियंत्रण पर आए, इसके लिए मंथन भी किया गया है। क्या कुछ अपडेट है सर? आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई है उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से विशेष के उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, उन अनुभवों से आगे भविष्य के लिए योजना बनाकर इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से हम रोकथाम कर पाएं, उस पर नियंत्रण कर पाएं, क्योंकि हमारे राज्य में 73% हमारा भूभाग
वनों से आच्छादित है और बहुत सारे मॉडल हम इस पर कर रहे हैं। शीतला खेत मॉडल पर भी हमारा काम चल रहा है। सभी जिलों में समुचित रूप से इस बार तैयारियां की गई हैं, जिससे कि मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही है कि उस समय हमको क्या क्या परिस्थितियां उस समय हमको सामना करना पड़ता है, उनसे हम पूरी तरह से उन चुनौतियों पर पार पा पाए और इन घटनाओं को ठीक प्रकार से नियंत्रण कर पाए। सर, उधम सिंह नगर के कच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बेहड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक बेहड़ ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन में पटक कर तोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलक राज स्थानीय लोगों के साथ खड़ा होगा। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तिलक राज बेहड़ की प्रशंसा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर उत्तराखंड किसी भी रूप से मुफीद नहीं है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। देखिए, प्रीपेड मीटर उत्तराखंड के लिए किसी भी रूप में मुफीद नहीं है और इससे अब भी यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सकें। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों, कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनसा वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पे नहीं देख पाया। तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता है, उसमें तो आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अभी प्रीपेड मीटर से कुछ सस्ती होगी बिजली, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरीके से जियो वालों ने अपना वो कशा है, उस तरीके से उत्तराखंड के गले में जो है ये प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी। और मैं तिलक राज बेहड़ को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने उनको आज कहा, साबस बकब, ये तेवर दिखाने पड़ेंगे, हम अपोजिशन हैं और जनता के सवालों पर हमारे तेवर तीखे होने चाहिए। राज्य में भूमि की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरीके से पेपरलेस होने जा रही है। स्टाम्प और निबंध विभाग ने इसका बुनियादी खाका भी बना लिया है। इस पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि भूमि खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को आधार से भी जोड़ा जाएगा और रजिस्ट्री को पेपरलेस बनाया जाएगा, जिससे जनता के समय और पैसे दोनों की बचत हो और जन सुविधा के साथ पारदर्शिता बढ़ेगी। आप जानते हैं कि सरकार हमारी जो है माननीय धामी जी की सरकार नित्य कोई नया नवाचार करने के लिए आगे बढ़ रही है और उसी प्रकार से जो रजिस्ट्री होती थी ज़मीन की या किसी भी संपत्ति की, उसको पेपरलेस करने के लिए हमने खाका तैयार कर लिया है। और चूँकि खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को आधार से हम लिंक करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। अब आप देखिए कि जब आदमी रजिस्ट्री करने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आता है, उसके आने जाने का खर्चा, यदि वहाँ भीड़ है तो उसमें उसका समय की बात, फिर कहीं ना कहीं ट्रैफिक में वो चलेगा तो ट्रैफिक की बात, और फिर यदि हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो कुछ अन्य बातें भी सुनाई देती थी। तो जब ये ऑनलाइन रजिस्ट्री होंगी या पेपरलेस रजिस्ट्री जो हम जिसकी बात कर रहे हैं होंगी, तो स्वाभाविक तौर से एक पारदर्शिता इसमें आएगी, जनता को इसमें राहत मिलेगी, समय से राहत मिलेगी। यदि दूर से आने वाला व्यक्ति है तो उसका कहीं ना कहीं खर्चा भी बचेगा। और अब आप देखिए कि यदि वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं आएगा तो सब रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी है कि उसको उसका निशान और हस्ताक्षर लेके डिजिटल रूप से स्वीकार करे और फिर उसके व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से उस दस्तावेज को फिर डिजिटल माध्यम से उसको उनको भेजे। तो इसमें तो पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी और जनता को इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जनता को इसमें बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। जैसे मैंने पारदर्शिता की बात की, मैंने समय की बचत की बात की, पैसे की बचत की बात की, और उसके बाद जो एक यदा कदा कई भी दूसरी बातें सुनने में आती थी तो उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट या नियंत्रण या उससे एक तरह से पारदर्शिता आने की बात जनता को मिलेगी, पारदर्शिता जनता को देखने को मिलेगी।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद जहां एक कोर यूसीसी के प्रावधानों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां तेजी से फैल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूसीसी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया। अभिनेता नवाजुद्दीन के भाई असलमुद्दीन और भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी के प्रावधानों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्तों का समय दिया है। यूसीसी के प्रावधानों को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई कर राज्य सरकार और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से अगले 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। देखिए, कोई भी आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरह में कभी भी कोई आप नई शुरुआत करते हैं, कोई इनोवेटिव अगर आप स्टेप लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका विरोध होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी है कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय ने 6 हफ्ते का समय दिया। देखिए, सरकार की मंशा बहुत साफ है। ये एक इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उत्तराखंड की सरकार ने पूरे देश में लिया, अगर उसमें किसी पर्टिकुलर क्लॉज को लेकर कोई परेशानी होगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। खटीमा के चकरपुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल मलखम प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न प्रदेशों की मलखम टीमों के बीच मैच जारी रहा। इस आयोजन में अभी तक आए परिणामों के तहत मध्य प्रदेश की बालिका वर्ग ने सर्वाधिक अंक बटोरकर पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मलखम प्रतियोगिता के डायरेक्टर व द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त योगेश मालवीय ने बताया कि राष्ट्रीय मलखम प्रतियोगिता के दूसरे दिन रूप मलखम, पोल मलखम व हैंगिंग मलखम के मैच आयोजित किए गए हैं। अभी 38 राष्ट्रीय मलखम चैंपियनशिप में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, उसमें अभी तक के रिजल्ट के अनुसार मध्य प्रदेश गर्ल्स टीम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हुए पहला स्वर्ण पदक अर्जित किया है। वहीं बॉयज़ में अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु टीम तीनों का सीक्वेंस में है, एवरेज मार्किंग आ रहा है। अभी आज जो हमारा सेकंड सेशन मॉर्निंग का चालू हुआ है उसमें अभी सिर्फ महाराष्ट्र टीम की परफॉर्मेंस हुई है। अभी जो हमारा इवनिंग सेशन होने वाला है उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि कौन टीम आगे चल रहा। अभी पदक तालिका के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश टीम अभी आगे चल रहा है। तो कल का सर जो पदक वितरण हुआ, कल का क्या कार्यक्रम है? कल हमारी जो कंपटीशन है, कल सबसे अधिक पदकों के ऊपर कंपटीशन होगा, जिसमें 7 मेडलों के ऊपर कंपटीशन होगा, जिसमें कंपटीशन 1, कंपटीशन 2, कंपटीशन 1 जो हमारा आज रात को डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद एपरेटस चैंपियनशिप और ऑलराउंडर चैंपियनशिप होना है, जिसमें सर्वाधिक 6 मेडलों का कल मूल्यांकन किया जाना है। कल का दिन हमारा बहुत चैलेंजिंग दिन रहने वाला है, क्योंकि सभी मलखम प्लेयर जो इस दिन का इंतज़ार करते हैं राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने के लिए, वहीं समापन का जो मेडल सेरेमनी का समय है वो शाम को 7:30 बजे रखा गया है, जिसमें माननीय खेल मंत्री उत्तराखंड प्रांत की वो रहने वाली हैं। मेरा नाम रौनक राठौर है, मैं राजस्थान से आई हूँ। ये मेरी पूरी टीम है और हम लोग यहाँ पे मलखम करने आए हैं। और अभी हमारी जो पोजीशन है वो 4th रही है गर्ल्स की टीम चैम्पियनशिप की। और मैं 6 साल की थी तब से मलखम कर रही हूँ और हम यहाँ पे खेला है अभी तक और अभी ऑलराउंडर खेलना बाकी है। तो कैसा लगा उत्तराखंड में आप आए हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं? अच्छा है उत्तराखंड। और व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी है सब। अच्छी है। मेडल आएगा? हाँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रणव कोरी है, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। 38 नेशनल गेम्स में काफ़ी अच्छा इवेंट हो रहा है ये खटीमा में, और अभी हमारी गर्ल्स टीम फर्स्ट है और आशा करते हैं कि कल हमारा इवेंट ख़त्म होगा, हमारा फाइनल मैच है और आशा करते हैं कि हम भी गोल्ड पे ख़त्म करें। किस तरह का आयोजन थी? काफ़ी अच्छा आयोजन चल रहा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं और बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है और बाकी सब बढ़िया है यहाँ पर। अभी कल देखते मेडल आता है तो। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र देहरादून में होगा, ये तय हो चुका है। इसी माह की 18 से 24 फरवरी की अवधि में बजट सत्र आहूत किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु
खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गैरसैंण विधानसभा में जारी तकनीकी कार्यों को देखते हुए देहरादून में सत्र आहूत किए जाने का अनुरोध किया था। वहीं इस पर विपक्षी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर पद्मा सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने श्रेय लेने के लिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, मगर चुनाव संपन्न हुए 3 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक गैरसैंण में कोई काम नहीं हुआ है, तो इसकी समूची जिम्मेदारी सरकार की बनती है। पुष्कर सिंह धामी जी ने पिछले सत्र में ये बात कही थी कि जो बजट सत्र होगा वो 10 दिनों का होगा और गैरसैंण में होगा, और ये वो धामी जी हैं जिन्हें धाकड़ धामी के नाम से लोग जानते हैं, जो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप अपना एक छोटा सा वादा नहीं निभा पाए। आप प्रदेश की जनता के साथ, गैरसैंण की जनता के साथ जो है आप उनके विश्वास के पे कुठाराघात करने का कार्य कर रहे हैं। और अगर गैरसैंण की मैं बात करूँ तो गैरसैंण के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कभी भी उन्होंने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे शीतकालीन जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का तो कार्य किया, लेकिन आपने बताइए कितने सत्र वहां पे कराने का जो है वो कार्य किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्रोवाइड कराया। आज वहां पे विधानसभा से लेकर सचिवालय से लेकर ट्रांजिट जो हॉस्टल्स तक है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण में चुनाव कराने जो है गैरसैंण में सेशन कराने से हमेशा भागती रही है, और इसकी वजह तो मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी जानते हैं, क्योंकि सिर्फ देहरादून में मुझे लगता है भाजपा के नेता रहना चाहते हैं और पहाड़ों की तरफ नहीं जाना चाहते। फौरन लौटेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में जनपद उत्तरकाशी में बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी अब इसको लेकर चिंतित है और इस हार की समीक्षा करने जा रही है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का वोट प्रतिशत काफी आगे था, जबकि उसके बाद लगातार ग्राफ गिरता नजर आया। ऐसे में पार्टी नेताओं का मानना है कि कहीं न कहीं पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के खिलाफ ही गतिविधियां देखने को मिली हैं, और अब ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं का निष्कासन की कार्रवाई उन पर की जाएगी जिन्होंने निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से कुछ न कुछ सबक लेती है, और चाहे हम चुनाव जीतें या हारें, उस चुनाव की हर स्तर पर पार्टी समीक्षा भी करती है। निश्चित रूप से उत्तरकाशी जिले में जिस प्रकार से चुनाव के जो परिणाम आए हैं, और चाहे लोकसभा की बात करें चाहे निकाय की बात करें, उसमें कहीं न कहीं कोई जो चूक हुई होगी उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। और पार्टी ने निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लिया है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अगर किसी ने अनुशासनहीनता या पार्टी के खिलाफ किसी की गतिविधियां रही हों तो उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, और पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है। राज्य शैक्षिक संसाधन एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड ने देहरादून में इनोवेट उत्तराखंड का विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय हैकाथॉन का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश भर में चयनित होकर आए छात्र छात्राओं और 10 शिक्षकों ने अपने विचार साझा किए। आपको बता दें कि SCERT के अपर निदेशक प्रदीप रावत ने कहा कि ब्लॉक स्तर से निकले बच्चे राज्य स्तर पर आए हैं, जिनके लिए डिजिटल माध्यम से अपने आसपास की परेशानियों को हल करने के लिए एक डिजिटल अभिनव प्रयोग हैकाथॉन में किया गया है, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने अपने विचारों के द्वारा नए नए समाधान सुझाए हैं। डिजिटल माध्यम से अपने आसपास की समस्याएं को कैसे हल किया जाए, इसके लिए एक अभिनव प्रयोग किया गया कि हम अपने, क्योंकि बच्चों के आइडियाज़ बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियाज़ होते हैं, यूनिक आइडियाज़ होते हैं, तो हैकाथॉन की कल्पना इस नज़रिए से की गई कि बच्चे जो हैं अपने आइडियाज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके लिए ये जो है कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और ये हमारे ब्लॉक लेवल से लेकर के ये अब स्टेट लेवल पर हमारे बच्चे आए हुए हैं।
तो वो किस तरह से समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे एक बच्चे ने प्रस्तुत किया कि पहाड़ में जो है आग लगने की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको कैसे हम डिजिटल आधार पर डिजिटल मैकेनिज्म से हम उसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम उससे दूर हो सकते हैं। ऐसे ही जो है एक बच्चे ने आइडिया प्रस्तुत किया, एक टीचर्स ने, कि हम लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र में वोटिंग हम अभी ईवीएम मशीन से करते हैं, तो क्या हम थंब इम्प्रेशन से अपना वोटिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इस पर भी उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ जो बच्चों के हैं, समस्याओं के समाधान करने के लिए उन आइडियाज़ का कैसे उपयोग किया जाए, इस पर हमारा जो है 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए ये एक कार्यक्रम था और उसमें आप स्टेट लेवल पर आज ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। देहरादून में नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जो भी वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने शहर की समस्याओं और उनके निराकरण की दिशा में कार्य करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हरित दून बनाने के लिए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे अधिक संख्या में लगाए जाएंगे। साथ ही ड्रेनेज की समस्या को लेकर भी अधिकारियों के साथ वार्ता की जाएगी। उन्होंने बताया कि 73 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर जल भराव की समस्या होती है। इसको लेकर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में साइकिलिंग ट्रैक बनाना भी हमारा उद्देश्य रहेगा। वहीं शीश माबड़ा में कूड़े का निस्तारण नहीं होने पर मेयर ने बताया कि जल्द ही इसका निरीक्षण किया जाएगा और विधायक सहित स्थानीय लोगों से बातचीत करके इसका भी जल्द निस्तारण किया जाएगा। देखिए, प्राथमिकताएं जो हैं, हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था और उस संकल्प पत्र में हमने देहरादून में जो समस्याएं हमारे आगे आने वाले समय में और जो समस्याओं का निराकरण हमें करना है, तो उस हिसाब से एक तो जो निगम है ये जनता के द्वार जाएगा। हम जगह जगह जाएंगे, वहाँ कैंप लगाएंगे, जो क्षेत्र की समस्या है उनको सुनेंगे और इसके अलावा जो दून है, दून को हरा भरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो पार्क हैं वो उनके अंदर अगर जो निर्माण कार्य हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार, साथ ही वहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे लगाना, ग्रीनरी उसमें विकसित करना और पैदल पाथ उसमें बनाना। कुछ साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी हम विकसित करना चाहते हैं पूरे देहरादून के अंदर और साथ ही हम पार्किंग के लिए कुछ जगह हैं वो भी तलाश कर रहे हैं। उस विषय में हमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं। अभी तो शुरुआत ही हमने करी है, परंतु अभी हमें उसमें एक सफलता मिली है और उस विषय में मैं जल्दी आप सब लोगों के समक्ष उस बात को रखूँगा और निश्चित तौर पे पार्किंग की समस्या भी हल करने का हमारा प्रयास रहेगा। जो जाम से मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं देहरादून शहर के अंदर, कुछ अपने यहाँ पे प्रबुद्ध जनों के साथ जो हमारे अधिकारी हैं जो यातायात संभालते हैं उनके साथ और अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस पर कुछ निर्णय लेने वाले हैं हम कि यातायात में सुधार करने से लेकर जाम से मुक्ति को लेकर और इनसे ये सब जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि बरसात आगे आने वाले समय में होने वाली है, तो बरसात के समय पे जल भराव की स्थिति बड़ी रहती है देहरादून शहर के अंदर। तो उन स्थानों का हमने चिन्हीकरण कर लिया है। लगभग 73 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि जल भराव होता है बरसात के समय में। तो उनसे हम कैसे, उनमें से कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ हम इस बार उसमें जल भराव की जो स्थिति है उससे निराकरण हम उसका समस्या का कर सकते हैं, उसके विषय पे हमारा विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है और निश्चित ही जल्दी ही इस पे कार्य शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से पूरे देहरादून के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना, अभी पट्टन बाज़ार में हम जो है वो हमारे द्वारा वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और गांधी पार्क के अंदर भी हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं। इसी प्रकार अन्य जगह पार्कों में भी और सार्वजनिक स्थलों में और तब वहाँ पे हम सीसीटीवी कैमरे लगा के देहरादून को एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने का भी हमारा कार्य रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।